Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is anti-helminthes drugs. To be honest, ये वाला चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ के एतबार से रिलेटिवली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कहा था कि एंटी हेलमिंथेस ड्रग के ऊपर वीडियो बनाएं, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते गए। एंटी हेलमिंथेस ड्रग, अब एंटी हेलमिंथेस ड्रग्स सेस्टोड के लिए स्पेसिफिक होती है, ट्रीमाटोड के लिए स्पेसिफिक होती है और नीमाटोड के लिए स्पेसिफिक होती है। जिस तरह आपने ये पढ़ा था कि वॉर्म्स या मेटाजोआ या हेलमिंथेस होती है, इनको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। वॉर्म्स या इनको हेलमिंथेस बोलते हैं या फिर इनको मेटाजोआ बोलते हैं। इनको बेसिकली दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्लेटी हेलमिंथेस जिनको फ्लैट वॉर्म बोलते हैं और दूसरा होता है राउंड वॉर्म जिसको निमाटोड या निमेट हेलमिंथेस बोलते हैं। अब जो प्लेटी हेलमिंथेस है इसको भी दो में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं टेप वॉर्म या सेस्टोड्स या कैस्टोड्स, दूसरे को बोलते हैं फ्लूक्स या ट्रीमाटोड बोलते हैं। और इनकी आगे मजीद आपको एग्जाम्पल पता होगा। और अगर आपको एग्जाम्पल पता चलाना है तो आपने क्या करना है, मेरी दूसरी वीडियो को देख लेना माइक्रोबायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट के अंदर, जहाँ पे मैंने पूरी पैरासाइटोलॉजी के ऊपर रिव्यू बनाया है। काफ़ी यूज़फुल वीडियो है, तो उसको देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। आपको पता है कि जो नीमाटोड्स होते हैं, नीमाटोड्स भी दो टाइप के होते हैं, इंटेस्टिनल होते हैं और दूसरे टिश्यू वाले होते हैं। ओके, तो इनके हिसाब से ड्रग्स आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले ड्रग जो हम स्टार्ट करते हैं, किसके अगेंस्ट हम ड्रग स्टार्ट करते हैं, पहले सेस्टोड के अगेंस्ट जो ड्रग काम करते हैं। जो सेस्टोड्स के अगेंस्ट ड्रग काम करते हैं उसके अंदर मेनली आपने 3 ड्रग्स को याद रखना है। एक ड्रग होती है एल्बेंडाजोल, प्रेसिक्विंटल और निक्लोसामाइड होती है। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए जो सेस्टोड्स होते हैं, सेस्टोड कितने टाइप के होते हैं। सेस्टोड्स थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। जो सेस्टोड होते हैं, सेस्टोड जो हमने माइक्रोबायोलॉजी में पैरासाइटोलॉजी में कवर किए थे, कुछ सेस्टोड्स होते हैं जिनको बीफ टेप फॉर्म है या पोर्क टेप फॉर्म है, या जिसको हम कह सकते हैं कुछ फिश टेप फॉर्म होते हैं। ओके, और कुछ होते हैं डॉग टेप फॉर्म होते हैं। तो इनको मेनली हम 2 में डिवाइड कर देते हैं, 3 में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला आएगा टीनिया, दूसरा आ जाता है डाईफाइलोबोथरियम। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो आपको शायद इस तरह समझ ना आए, लेकिन आपने एडजस्ट कर लेना। तीसरा होता है काइनोकोकस होता है, काइनोकोकस। ओके, और जो टीनिया होता है, टीनिया को मजीद हम वैसे 2 स्पीशीज़ होती है इसकी, टीनिया सोलियम होता है और टीनिया सेजिनेटा होता है। टीनिया सेजिनेटा होता है। अब जो टीनिया सोलियम होता है, टीनिया सोलियम को हम सिंपली कह सकते हैं पोर्क टेप वार्म। इसको क्या बोलते हैं, पोर्क टेप वार्म बोलते हैं, पोर्क टेप वार्म। और इस वाले को बोलते हैं बीफ टेप वार्म, इस वाले को बोलते हैं फिश टेप वार्म, इस वाले को बोलते हैं डॉग टेप वार्म। ठीक हो गया, बाकी इनकी आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। ओके, अब जो हमारी जो मेन ड्रग होती है सिस्टोड के लिए, तो उसके लिए आपने निमोनिक याद रखना है, ANP, एट्रियल नाइट्रायूरेटिक पेप्टाइड होता है। ए से अल्बेंडाजोल, एन से नाइट्रायूरेटिक पेप्टाइड होता है, पी से प्रेसिक्विंटल होता है। ओके, ये आपने याद रखना है। या तो आप प्रेसिक्विंटल को यूज़ करते हो या फिर निक्लोसामाइड को यूज़ करते हो, तो आपने और का निशान वैसे याद रखना है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी बताना चाहिए जो टीनिया सोलियम होता है, टीनिया सोलियम की भी 2 डिजीज़ होती है। एक जो डिजीज़ टीनियासिस होता है, इसका डिजीज़ भी टीनियासिस होता है, और इसका जो टीनियासिस के अलावा सिस्टिक सर्कोसिस भी होता है, सिस्टिक सर्कोसिस होता है। और इसका डिजीज़ को बोलते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज़। इन दोनों के अंदर सिस्ट बनना शुरू हो जाती है, और जिन डिजीज़ के अंदर सिस्ट बनना शुरू होगा तो उनके लिए जो ड्रग चॉइस होती है वो प्रेसिक्विंटल नहीं होती, बल्कि वो क्या होगी, एल्बेंडाजोल होगी, एल्बेंडाजोल होगी। सिर्फ इन दोनों के केस में जो ड्रग होती है, ड्रग चॉइस वो एल्बेंडाजोल होती है। बाकी सबके केस में जो ड्रग चॉइस होती है प्रेसिक्विंटल या निक्लोसामाइड यूज़ करती है। इसमें भी प्रेसिक्विंटल या निक्लोसामाइड यूज़ करेंगे, इसमें भी प्रेसिक्विंटल या निक्लोसामाइड यूज़ करेंगे। लेकिन जो एल्बेंडाजोल होती है वो सिस्टिक सर्कोसिस या हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज़ के अंदर हम इस्तेमाल करते होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा सिस्टोड की ड्रग किस तरह से काम करती है। अब इनके जो इंडिविजुअल ड्रग्स होते हैं, अब इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी आपने कवर करना है। तो पहले निक्लोसामाइड को देख लेते हैं, क्योंकि निक्लोसामाइड को ही सिस्टोड वाली कैटेगरी के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो जो निक्लोसामाइड होती है, निक्लोसामाइड उर्दू में से ट्रांसलेट करते हैं तो बनता है निकल, यहाँ से निकल। ओके, निक्लोसामाइड होता है। निक्लोसामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि इसने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को अनकपल्ड कर देना है, और दूसरी तरफ इसने ATPase को एक्टिवेट कर देना है। पहली बात कि इसने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को अनकपल्ड कर देना है, दूसरा इसने ATPase को एक्टिवेट कर देना है। इन दोनों की वजह से जो पैरासाइट होगा उसके अंदर ATP का क्वांटिटी कम हो जाएगी। जब ATP की क्वांटिटी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगा और पैरासाइट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो वही बता रहा था कि या तो आप पहले प्रेसिक्विंटल प्रेफर करते हो, लेकिन प्रेसिक्विंटल अगर किसी काम की नहीं है तो फिर आप निक्लोसामाइड प्रेफर करते हो। यानी किन किन के अंदर इस्तेमाल करते हो आप, ये है एक ये
पॉर्क टेप वार्म के अंदर, बीफ टेप वार्म है और फिश टेप वार्म इनके अंदर इस्तेमाल करते हो, लेकिन सिस्टिक सर्कोसिस के अंदर, हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज के अंदर किसी भी काम की नहीं होती। अब ये ड्रग करती है क्या, ये ड्रग इसके स्कॉलोसिस को और इसके सेगमेंट को उड़ा देती है। आपको पता है कि जो अडल्ट होता है, अडल्ट का एक हेड होता है और उसके कुछ सेगमेंट्स होते हैं। हेड को बोलते हैं स्कॉलिक्स और सेगमेंट्स को बोलते हैं प्रोग्लोटिड्स बोलती है। तो इनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये अडल्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन ये ओवा के ऊपर कुछ नहीं कर पाती। ओके, तो निक्लोसामाइड मेनली हम कह सकते हैं कि इन इन्फेक्शन के अंदर इस्तेमाल हो जाती है। टॉक्सिक इफेक्ट को देखते हैं तो टॉक्सिक इफेक्ट में आपने नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया आपने नोट कर लेना होता है। ठीक है, बस ये इसकी चीज़ें आ जाएगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रीमाटोड की तरफ। तो ट्रीमाटोड की जो ड्रग्स होती है पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रीमाटोड्स, और फिर मैं आपको पहले ड्रग्स बताऊंगा कौन सी ड्रग होती है, फिर हम ट्रीमाटोड को क्लासीफाई करके इनकी ड्रग्स वगैरह को भी पढ़ लेके। ट्रीमाटोड्स के लिए जो ड्रग्स होती है वो आपने प्राजिक्विंटल वाला फार्मूला आपने याद रखना है। ट्रीमाटोड के अंदर जो ड्रग्स होती है वो प्राजिक्विंटल होती है, लेकिन एक केस के अंदर प्राजिक्विंटल किसी काम की नहीं होगी, वो होगा फेस्क्यूला हेपेटिका। फेस्क्यूला हेपेटिका के केस के अंदर प्राजिक्विंटल किसी भी काम की नहीं होती। ओके, तो इसके लिए जो ड्रग होती है आपने याद रखना है BPT। ओके, BPT आपने याद रखना है। वैसे इसके अलावा भी कुछ और ड्रग्स भी आ जाती है, मेट्रिफोनेट वगैरह, बिथियोनोल है और ऑक्जेमनिक्विन है, लेकिन आपने BMT याद रखना है। नहीं, मैंने उल्टा बता दिया, ओके, BPT। ठीक है, BPT ब्लड प्रेशर या BPT। ठीक हो गया। B से जो ड्रग होती है वो बिथियोनोल है, T से होता है ट्रिक्लाबेंडाजोल, और P से आपको पहले से पता है प्राजिक्विंटल होती है। ओके, ठीक है। अब इनके हम यहाँ पर इनके कुछ नाम्स पढ़ लेते हैं ट्रीमाटोड। कुछ होते हैं शिस्टोसोमा स्पीशीज होती है। ओके, तो हम ट्रीमाटोड को हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं ट्रीमाटोड को, जिनको हम फ्लूक्स बोलते हैं। ओके, तो इसमें हम मेनली वैसे 3 टाइप के होते हैं। शिस्टोसोमा होती है, शिस्टोसोमा। ओके, शिस्टोसोमा भी आगे 3 तरह का हो जाता है, हेमाटोबियम, जैपोनिकम, और इसके अलावा एक और भी होता है मैंसोनी होता है। शिस्टोसोमा आ जाता है, क्लोनोर्किस आता है और पैनागोनिमस आ जाती है। ठीक है, इन सब के लिए जो ड्रग चॉइस होती है वो कौन सी होती है, कौन सी होती है, प्राजिक्विंटल होती है। लेकिन जो बिथियोनोल और ट्रिक्लोबेंडाजोल आ जाती है वो किस में आ जाती है, ट्रिक्लोबेंडाजोल, और ये आ जाती है किस केस में आ जाती है, फेस्क्यूला हेपेटिका में आ जाती है। फेस्क्यूला हेपेटिका एक माइनर ट्रीमाटोड होता है। फेस्क्यूला हेपेटिका जिसको आप शीप लीवर फ्लूक बोलते हो, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप ब्लड फ्लूक बोलते हो, इसको आप लीवर बोलते हो, और इसको आप बोलते हो लंग फ्लूक बोलते हो। इसके अलावा एक शीप लीवर फ्लूक भी होता है, शीप लीवर फ्लूक, जो कि फेस्क्यूला की वजह से होता है। तो फेस्क्यूला को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जिसको हम शीप लीवर फ्लूक बोलते हैं। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि जो ड्रग्स होती है इन सब के केस के अंदर वो प्राजिक्विंटल होती है, लेकिन इस केस के अंदर जो ड्रग होती है वो कौन सी आ जाती है, वो आती है B और T वाली आ जाती है, बिथियोनोल और ट्रिक्लाबेंडाजोल आ जाती है। बाकी सबके लिए प्राजिक्विंटल इस्तेमाल होती है। ओके, प्राजिक्विंटल इस्तेमाल होती है। और आपको ये भी पता है कि जो शिस्टोसोमा की आगे बहुत सारी स्पीशीज़ होती है। हेमाटोबियम है, मानसोनी है, हेपाटोबियम है, मानसोनी है और जैपोनिकम आती है। लेकिन हेमाटोबियम के लिए प्राजिक्विंटल के अलावा जो ड्रग होती है, पहली बात इन सब के लिए तो प्राजिक्विंटल होती है, लेकिन इनमें प्राजिक्विंटल के अलावा जो दूसरी ड्रग होती है वो मेट्रिफोनेट इस्तेमाल करते हैं। ओके, और इसमें जो सेकंड लाइन ड्रग होती है वो ऑक्जेमनिक्विन होती है, ऑक्जेमनिक्विन होती है। ओके, ऑक्जेमनिक्विन होती है। ओके, जो बिथियोनोल होती है ये सेकंड लाइन ऑफ ड्रग आती है फॉर पैरागोनिमस। ओके, पैरागोनिमस के लिए जो सेकंड लाइन ऑफ ड्रग है वो बिथियोनोल होती है, लेकिन फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर आपने प्राजिक्विंटल का नाम याद रखना है। स्टार्ट करते हैं प्राजिक्विंटल को। उम्मीद है कि अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। प्राजिक्विंटल की बात करते हैं। प्राजिक्विंटल वाली ड्रग यानी सिस्टोड में और ट्रीमाटोड दोनों के अंदर इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन आपने एक्सेप्शन को नोट करना है। सिस्टोड के अंदर जो एक्सेप्शन थी वो एक्सेप्शन एल्बेंडाजोल से रिप्लेस हो जाती थी सिस्टिक सर्कोसिस के अंदर और हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्शन आ रही है वो फेस्क्यूला हेपेटिका के लेवल पे आ रही है। जो निक्लोसामाइड था, निक्लोसामाइड अनकपलिंग करके या ATPase को एक्टिवेट करा के ATP के लेवल को कम करता था। ये वाली मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ा देती है प्राजिक्विंटल क्या करती है, कैल्शियम की परमिएबिलिटी को बढ़ा देती है टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। जब कैल्शियम की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगा तो कैल्शियम सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। ओके, जब कैल्शियम सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा तो फाइनली वो इनिशियली तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, लेकिन आपको पता है कि ज़्यादा कैल्शियम सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो इनिशियली तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, लेकिन फाइनली आपको पैरालिसिस वगैरह देखने को मिल सकती है। ओके, वैक्यूलाइजेशन होना शुरू हो जाती है और वैक्यूलाइजेशन के बाद फाइनली पैरासाइट मर जाएगा, पैरासिटिक डेथ हो जाएगी। क्लिनिकल यूजेस के अंदर आपको बता चुका हूँ कि ट्रीमाटोड के अंदर, सिस्टोड के अंदर इस्तेमाल होती है, तमाम शिस्टोसोमियासिस स्पीशीज के अंदर इस्तेमाल होती है, क्लोनोर्किस के अंदर, पैरागोनिमस के अंदर, लेकिन ये फेस्क्यूला हेपेटिका को के लिए इस्तेमाल नहीं होती। ये अडल्ट फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देती है। ओके, इसके अलावा
आपको पता है कि सिस्टोड और ट्रीमाटोड दोनों के अंदर आ जाती है। और आप प्रेसिक्विंटल के बाद जो दूसरी ड्रग होती है वो निक्लोसामाइड वगैरह हम इस्तेमाल कर देते हैं। टॉक्सिटी के अंदर देखते हैं तो वही जीआईटी टॉक्सिटी, जीआईटी डिस्ट्रेस वगैरह हो सकता है, रैशेस वगैरह, फीवर वगैरह हो सकती है। लेकिन न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस को ट्रीट करने के लिए जब इस ड्रग को यूज़ करती है तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन या सीजर्स वगैरह भी आ सकते हैं। ओके, लेकिन इसको ओकुलर सिस्टी सर्कोसिस के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है और प्रेगनेंसी के अंदर भी इसको इस्तेमाल नहीं करते। ओके, क्योंकि अबॉर्शन रेट को बढ़ा देते हैं तो प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करते। ओकुलर सिस्टी सर्कोसिस के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते इसको। लेकिन जब इसको न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस में इस्तेमाल करते थे तो इसकी वजह से इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन और सीजर वगैरह हो जाते हैं। डैट इज़ वाई इसको काफ़ी केयर से यूज़ करते हैं। तो ये तो हो जाएगा प्रेसिक्विंटल का। अब जो नेक्स्ट ड्रग है वो है बिथियोनोल। बिथियोनोल इस्तेमाल होता था किसके लिए? फेस्क्यूला हेपेटिका, और इसके अलावा ट्रिक्लाबेंडाजोल इस्तेमाल होता था। तो ये फर्स्ट लाइन ड्रग इनके लिए, लेकिन सेकंड लाइन ड्रग थी वो पैरागोनिमस के लिए होती थी। सेकंड लाइन ड्रग किसके लिए थी? पैरागोनिमस के लिए थी। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हमें अभी तक नहीं पता, इसके टॉक्सिसिटी भी आपने याद नहीं करनी। नेक्स्ट ड्रग है मेट्रोफोनेट। जो मेट्रोफोनेट होती है ये ऑर्गेनोफॉस्फेट डेरिवेटिव होती है। ऑर्गेनोफॉस्फेट आपने पढ़ा था कि कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर होते हैं। ओके, कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर होते हैं। और जो मेट्रोफोनेट होती है, यहाँ पे मैंने लिखा था कि मेट्रोफोनेट शिस्टोसोमा हेमाटोबियम में इस्तेमाल होती है, जो कि बिलहेर्जियासिस करवा देता है। बड़ा अजीब सा नाम है। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ओके, अब लास्ट जो ड्रग है वो है ऑक्सैमनिक्विन। ऑक्सैमनिक्विन मैनसोनी वाले केस के अंदर इस्तेमाल होती है। ओके, मैनसोनी वाले केसेस में होती है। ये वॉर्म्स की पैरालिसिस करवा देती है, लेकिन उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी तक नहीं पता चला। इसको यूज़ करने की वजह से इओसिनोफिलिया, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह हो जाती है। तो इसको प्रेगनेंसी या सीजर वगैरह, सीजर के पेशेंट के अंदर इस्तेमाल नहीं करते। ओके, तो मेट्रोफोनेट, ऑक्सैमनिक्विन, और हम कह सकते हैं तीसरी है बिथियोनोल। बिथियोनोल एक के लिए फर्स्ट लाइन, बाकियों के लिए ये सेकंड लाइन के तौर पर इस्तेमाल होती है। यानी किसके लिए इस्तेमाल होती है? वेस्टर्न मनी के लिए। ऑक्सैमनिक्विन इस्तेमाल होती है किसके लिए? इस्तेमाल होती है ऑक्सैमनिक्विन इस्तेमाल होती है मैनसोनी के लिए, जबकि मेट्रोफोनेट इस्तेमाल होती है शिस्टोसोमा हेमाटोबियम के लिए। तो ये तो होगी ड्रग्स फॉर ट्रीमाटोड्स। अब बारी है ड्रग्स फॉर नीमाटोड। जो ड्रग्स फॉर नीमाटोड होती है मेनली AMP वाला निमोनिक आपने याद रखना है, अल्बेंडाजोल, मैबेंडाजोल और पेरेंटल पाम ऑयल। लेकिन वंस अगेन हर चीज़ की कोई ना कोई एक्सेप्शंस होती है, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई एक्सेप्शंस आना शुरू हो जाएगी। मेनली तो ये 3 ड्रग होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी ड्रग आना शुरू हो जाएगा तो दूसरी ड्रग में अल्टरनेटिव ड्रग्स में या दूसरी ड्रग्स में आइवरमेक्टिन है, डाइथाइल कार्बामेजिन है, और इसके अलावा जो तीसरी ड्रग होती है जो हम कह सकते हैं वो होती है पिपेराजीन। तो तीसरी ड्रग आपने याद रखनी है वो पिपेराजीन होती है। लेकिन मेनली जो ड्रग होती है वो AMP वाली होती है। जो आइवरमेक्टिन है, आइवरमेक्टिन हम यूज़ करते हैं किस केस में? स्ट्रैंगुलाइट्स वाले केस में, जिसको हम थ्रेड वॉर्म बोलते हैं। ओके, स्ट्रैंगुलाइट्स वाले केस में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्ट्रैंगुलाइट्स भी नेमाटोड वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। जो आइवरमेक्टिन इसके अलावा ये ओनकोसरका वोल्वुलस के ओनकोसर्कोसिस में इस्तेमाल होती है। ओके, ओनकोसर्कोसिस में, जबकि डाइमिथाइल कार्बामेजिन है इस्तेमाल होती है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी में, जो एलिफेंटियासिस या लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन करवा देता है, एलिफेंटियासिस में इस्तेमाल होती है। ओके, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो पिपेराजीन है या स्कैरिस के अंदर अल्टरनेटिव ड्रग होती है। बाकी सबके लिए जो ड्रग होगी वो AMP वाला फार्मूला आपने याद रखना है। ओके, आपको ये भी पता है कि जो नीमाटोड्स होते हैं, नीमाटोड में कुछ पिन वॉर्म है जिसको एंट्रोबिस वर्मिकुलरिस बोलते हैं, ट्राइचूरस टिचियूरा जिसको विप वॉर्म बोलते हैं, स्कैरिस को जाइंट राउंड वॉर्म बोलते हैं, एंसाइलोस्टोमा डुडिनेली ओनिकेटर अमेरिकनिस को हुक वॉर्म बोलते हैं, स्ट्रैंगुलाइट्स को थ्रेड वॉर्म बोलते हैं। तो ये सारे आना शुरू हो जाते हैं। ओके, जो एनसाइलोस्टोमा स्पीशीज है वो करवाती है क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस। क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस कौन करवाती है? एनसाइलोस्टोमा की स्पीशीज वगैरह करवाना शुरू कर देती है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 ड्रग से। तो पहले ड्रग होती है एल्बेंडाजोल होती है। ओके, एल्बेंडाजोल भी स्पिंडल पॉइजन होती है। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एल्बेंडाजोल स्पिंडल पॉइजन है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली को डिस्टर्ब कर देती है। असेंबली का मतलब है कि जो डाइमर्स होते हैं इन्होंने ट्यूब्यूल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स बनानी होती है, तो ये असेंबली को ब्लॉक कर देती है। कौन? एल्बेंडाजोल। ओके, एल्बेंडाजोल को ब्लॉक कर, तो ये किस में इस्तेमाल होती है? एस्कैरिस में इस्तेमाल होती है, एस्कैरिस में इस्तेमाल होगी। और इसके अलावा जो एल्बेंडाजोल है ये सिस्टोड वाले में भी इस्तेमाल होती है। आपको पता है कि सिस्टिक सर्कोसिस में इस्तेमाल होती है, हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज़ के अंदर इस्तेमाल होती है। तो ये तो आपको पता है, सिस्टिक सर्कोसिस में, हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज़ में इस्तेमाल होती है। और आपको पता है कि हुक वार्म है, विप वार्म है, इनमें इस्तेमाल होती है। ओके, यानी जो आपने क्या किसको हटा देना है? आपने स्ट्रैंगुलाइट्स को हटा देना है, आपने ओनकोसर्का को हटा देना है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी को हटा देना है। इसके अलावा बाकी सब में ये इस्तेमाल होती है। एंटी एलिमेंथिक ड्रग है, वाइड स्पेक्ट्रम होती है। ओके, प्राइमरीली जो एल्बेंडाजोल होती है या स्कैरिस में इस्तेमाल होती है। ओके, हुक वार्म वाले में इस्तेमाल होती है, पिन वार्म में इस्तेमाल होती है,
विप वार्म वाले में इस्तेमाल होती है फर्स्ट लाइन के तौर पर, ये इस्तेमाल है इसका फर्स्ट लाइन, लेकिन कुछ केस में ये सेकंड लाइन या अल्टरनेटिव एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। अल्टरनेटिव ड्रग होती है स्ट्रैंगुलाइट्स के लिए, थ्रेड वॉर्म के लिए, वैसे इसके लिए जो फर्स्ट ड्रग होती है वो होती है आइवरमेक्टिन होती है। इसके अलावा थ्रेड वॉर्म के अलावा फिलारियसिस है। फिलारियसिस किसकी वजह से होता है? वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी की वजह से होता है, तो इस केस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, और जो विसरल एंड क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस जो साइरोस्टोमा स्पीशीज की वजह से होता है, तो विसरल माइग्रेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि जो एल्बेंडाजोल होती है सिस्टिक सर्कोसिस और हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज़ के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते होती है। इसके साइड इफेक्ट के अंदर अगर हम देखो तो इसके साइड इफेक्ट के अंदर बाल उड़ जाते हैं, एलोपीकिया हो जाता है, एलएफटी बढ़ जाता है, लीवर के जो फंक्शनल एंजाइम होते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बोन मैरो सेपरेशन आना शुरू हो जाती है, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट ड्रग है डाइमेथाइल कार्बामेजीन है। जो डाइमेथाइल कार्बामेजीन है ये इस्तेमाल होती थी किस केस में? वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी में, और इसके अलावा बुरोगाई मलेयाई वाले में और लोवा वाले केस में। तो ये इस्तेमाल होती है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी में और लोवा वाले केस में। ओके, जो ड्रैगन फ्लाई वगैरह से फैल जाता है। ओके, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इसने माइक्रोफिलारिया को इमोबिलाइज करवा देना है, लेकिन किस मैकेनिज्म से करवाता है वो अभी तक नहीं पता चला। ओके, सिर्फ आपने ये आप नोट कर लेना, माइक्रोफिलारिया को इमोबिलाइज करवा देता है। नेक्स्ट ड्रग है आइवरमेक्टिन है, फिर इसके बाद मेबेंडाजोल होती है, पिपेनाजीन है, पेरेंटल पामोएट है। तो स्टार्ट करते हैं आइवरमेक्टिन को। तो आइवरमेक्टिन होती है, आइवरमेक्टिन ने करना क्या है? आइवरमेक्टिन ने गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड की एक्शन को बढ़ा देना है, पोटेंशिएट करवा देना है, और गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड की वजह से मसल की रिलैक्सेशन होना शुरू हो जाएगा, पैरासाइट इमोबिलाइज होना शुरू हो जाएगा, फाइनली इनको रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये गाबा की एक्शन को बढ़ा देता है। मेनली इस्तेमाल होता है ओनकोसर्कोसिस के लिए जो इस्तेमाल होता है। ओके, ओनकोसर्कोसिस में इस्तेमाल होता है, और ये स्ट्रैंगुलाइट्स के लिए इस्तेमाल होती है मेनली आइवरमेक्टिन। टॉक्सिटी को भी किसी काम की टॉक्सिटी नहीं है, लेकिन इसी टॉक्सिटी में कहती है कि हाइपोटेंशन होना शुरू होता है, प्लूराइटिस हो जाता है, जिसको ट्रीट करने के लिए एंटीहिस्टामिन या स्टीरॉइड्स देना शुरू कर देते हैं। ओके, बाकी इस ड्रग को भी प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट ड्रग है मेबेंडाजोल। तो मेबेंडाजोल होती है ये भी माइक्रोट्यूब्यूल की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, ग्लूकोज की अपटेक को भी ब्लॉक कर देती है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल की सिंथेसिस को या असेंबली को डिस्ट्रॉय कर देती है, ग्लूकोज की अपटेक इसको भी ब्लॉक कर देती है पैरासाइट के अंदर। ओके, इनकी वजह से पैरासाइट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो मेबेंडाजोल होती है, मेबेंडाजोल जहाँ पे एल्बेंडाजोल आती है तो वहाँ पे मेबेंडाजोल भी आना शुरू हो जाती है, लेकिन मेनली ये एस्कैरिस में इस्तेमाल होती है, पिन वॉर्म में इस्तेमाल होती है, और विप वॉर्म वाले में जिसको हम ट्राइचूरसारा बोलते हैं। ओके, इसके अलावा ये विसरल लार्वा माइग्रेंस में बैकअप ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट ड्रग है पिपेराजिन। पिपेराजिन का सिर्फ एक ही यूज होता है, वो है एस्कैरिस के अंदर। ये एसिटाइलकोलिन की एक्शन को ब्लॉक करना शुरू कर देती है, ब्लॉक एसिटाइलकोलिन एक्शन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये इस्तेमाल होती है एस्कैरिस में। अब एसिटाइलकोलिन का एक्शन ब्लॉक हो जाएगा तो पैरासाइट इमोबिलाइज हो जाएगा। ओके, लेकिन ये बैकअप ड्रग होती है। इसके बाद है पेरेंटल पामोएट। जो पेरेंटल पामोएट होती है, पेरेंटल पामोएट ये ड्रग वो है जिसने निकोटिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवा देना। आपको पता है कि निकोटिनिक रिसेप्टर के स्टिमुलेशन होने की वजह से इनिशियल तो डीपोलराइजेशन होगा, लेकिन फाइनली आपको कंप्लीट रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, तो कंप्लीट पैरालिसिस देखने को मिलेगा। ठीक हो गया, डीपोलराइजेशन या स्पास्टिक पैरालिसिस बोल सकते हैं। जो पेरेंटल पामोएट होती है, पेरेंटल पामोएट बाकी इन सब के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है, जहाँ पे एल्बेंडाजोल वगैरह था। मेनली ड्रग और चॉइस है फॉर हुक वार्म, राउंड वार्म वगैरह और पिन वार्म के लिए इस्तेमाल हो जाती है। नेक्स्ट ड्रग है थायोबेंडाजोल। तो थायोबेंडाजोल होती है, और थायोबेंडाजोल ये मेबेंडाजोल का स्ट्रक्चरली एनालॉग होता है, और इसका सिमिलर एक्शन होता है माइक्रोट्यूब्यूल में, जो मेबेंडाजोल करता था, माइक्रोट्यूब्यूल के असेंबली को और ग्लूकोज के अपटेक को ब्लॉक कर देना। अब जो थायोबेंडाजोल होती है, सिर्फ आपने याद रखना है कि थायोबेंडाजोल अल्टरनेटिव ड्रग होती है फॉर स्ट्रैंगुलाइट्स। ओके, स्ट्रैंगुलाइट्स के लिए और ट्राइचोनोसिस के लिए, इनके लिए ये सिर्फ बैकअप ड्रग होती है। इसके अलावा इस ड्रग के पास दो और एक्शन भी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन और इम्यूनो रिस्टोरेटिव एक्शन। इम्यूनो रिस्टोरेटिव एक्शन इम्यून सिस्टम को रिस्टोर कर देती है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी इसके पास होता है। बस आपने इतना याद कर लेना है। ओके, तो ये हो जाएगा बेसिक ओवरव्यू इस चैप्टर का। बाकी आपने इस चैप्टर में और कुछ याद नहीं करना, सिर्फ ये टेबल याद कर लेना, और इस टेबल पे आगे हर ड्रग के मैकेनिज्म थोड़े बहुत लिख लेना, तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाएगा तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।